Hello everyone. Today we will start chapter 2 of class 7 Kings and Kingdom. इस चैप्टर में 7 से 12 सेंचुरी तक जितनी भी डायनेस्टी एमर्ज हुई हैं उनके बारे में बताया है, जिनमें से कुछ मेजर डायनेस्टीज थी। चाहमनास, जिन्हें चौहान भी बोला जाता था, और गुर्जारा प्रतिहारास, जो कि राजस्थान में लोकेटेड थी। पालास, जो बिहार और बंगाल को कवर करती हैं, और राष्ट्रकूटा, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का कवर करती थी। ये चारों डायनेस्टी आपके बुक के मैप में विजिबल हैं। 7th सेंचुरी में बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ अलग अलग रीजन में सब कॉन्टिनेंट में थे। इस समय के राजा उनको अपना समंताज या सबॉर्डिनेट मानते थे। ये समंताज किंग के लिए गिफ्ट लाते थे, उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, और जब भी किंग उनको अपने कोर्ट में या दरबार में बुलाते तो उन्हें जाना पड़ता था। पर समय के साथ जब इन समंताज ने पावर और वेल्थ गेन किया, तो इन्होंने अपने आप को महासमंताज, महामंडलेश्वरम, जिन्हें उस रीजन का लॉर्ड समझा जाता था, वो डिक्लेयर किया। और जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस भी कुछ रीजन्स में डिक्लेयर की। ऐसा एक इंसिडेंस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का डेक्कन में हुआ। स्टार्टिंग में ये राष्ट्रकूटा चालुक्य ऑफ कर्नाटका के सबॉर्डिनेट थे, पर मिड 8th सेंचुरी में एक डांटी दुर्गा नाम का राष्ट्रकूटा चीफ ने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को टॉपल करके एक रिचुअल रखा, जिसका नाम हिरण्यगर्भा, जिसे गोल्डन वूम भी कहा जाता है, उसे परफॉर्म किया। इस रिचुअल को उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स के साथ परफॉर्म किया। जनरली इस रिचुअल में वो लोग जो नॉन क्षत्रियाज हैं, क्षत्रियाज बनने के लिए परफॉर्म करते थे, चाहे उनका जन्म उस सेक्शन में ना हुआ हो। जबकि इसके अपोजिट कुछ केस में ऐसे लोग भी थे जिनका परिवार संपन्न था, उनके पास रिसोर्सेज और मिलिट्री स्किल थे, और अपनी मिलिट्री स्किल से उन्होंने पुराने किंगडम को हटाकर अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया, जिसमें एग्जाम्पल में कादम्बा मयूरा शर्मन और गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र हैं, जो दोनों ब्राह्मण थे और अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने वेपन्स को अपनाया। अपना किंगडम कादम्बा मयूरा शर्मन ने कर्नाटका में और गुर्जारा प्रतिहारा ने राजस्थान में बनाया। नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम है। जितने भी न्यू किंग्स बने, उन्होंने अपने आप को कुछ टाइटल दिए, जैसे महाराजा अधिराजा, जो कि राजा का भी राजा है, और त्रिभुवन चक्रवर्ती, जो कि 3 संसारों का राजा हो। कुछ ऐसे टाइटल दिए, पर इसके बावजूद भी उन्हें अपनी पावर समंतास, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ शेयर करनी पड़ती थी। अब रिसोर्सेज कहाँ से आता था? रिसोर्सेज जो लोग काम करते थे, प्रोड्यूसर्स, जैसे कैटल कीपर, पीजेंट, आर्टिजन्स, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो कुछ पार्ट अपने प्रोडक्शन का सरेंडर करें एज अ रेंट, जिसके लैंड पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और टैक्स ट्रेडर्स को देना पड़ता था, जो कि बिजनेस में हेल्प करते थे। छोला, जो कि तमिलनाडु में रूल करते थे, वहाँ की इंस्क्रिप्शन में 400 टर्म्स टैक्सेस के लिए यूज़ किए हैं। वेत्ती, जो कि कैश ना होके फोर्स लेबर की फॉर्म में था। कदमाई एक लैंड टैक्स था। कुछ और टैक्सेस भी थे, जैसे घर बनाने के लिए, खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला टैक्स, और किसी फैमिली में अगर कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने का टैक्स। क्या यूज़ था इन रिसोर्सेज का? किंग जो भी एस्टेब्लिशमेंट करते थे, वहाँ से फाइनेंस लेते थे, टेम्पल और किलों की कंस्ट्रक्शन के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, और युद्ध लड़ते समय जिन किंगडम से वो युद्ध कर रहे हैं वहाँ की वेल्थ ले सकें और नए ट्रेड रूट और लैंड पर अप्रोच कर सकें। रेवेन्यू कलेक्शन की भर्ती कहाँ से होती थी? इट वॉज फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, और पोजीशन कई बार हेरिटरी होती थी। सेम आर्मी में भी अप्लाई होता था। किंग के जितने क्लोज रिलेटिव होते थे, वो इन सब कामों के लिए चुने जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स है। जैसे कि प्रशस्ति हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्रॉनिकल्स किंग्स की प्रेज में लिखते थे, पर ज़रूरी नहीं जो लिखा है उसमें वो सच ही हो। कई बार वो बातें जो किंग
अपने बारे में लिखवाना चाहते थे, अपनी ब्रेवरी के किस्से, युद्ध में अपनी विक्ट्री के किस्से, वो भी प्रशस्ति में लिखे जाते थे। जनरली जो लर्न ब्राह्मण थे वो इन्हें कंपोज करते थे, बदले में किंग उन्हें लैंड ग्रांट देते थे। इनका रिकॉर्ड कॉपर प्लेट में किया जाता था और उनको दिया जाता था जो लैंड रिसीव करते थे। इसके विपरीत 12th सेंचुरी में कल्हाना नाम के ऑथर ने एक लंबी संस्कृत पोएम लिखी थी जिसमें जो सोर्सेज यूज करे थे वो थे इंस्क्रिप्शन, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट, आई विटनेस के अकाउंट, अर्ली हिस्टोरियंस के अकाउंट। क्यों ये बाकी प्रशस्ति से डिफरेंट थी? इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि इसमें कुछ क्रिटिकल भी लिखा था रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज के बारे में। एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई थी और मध्य प्रदेश ग्वालियर में मिली, जिसमें नागाबाटा जो एक प्रतिहारा किंग थे उनके एक्सप्लॉयट के बारे में था। कैसे किंग ऑफ आंध्र, सिंध, विदर्भा और कलिंगा उनके आगे सर झुकाते थे और उन्होंने रूलर्स ऑफ कनुज, किंग ऑफ वांगा, पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, किराता, टर्क्स, वत्स्य, मत्स्य के राजाओं से युद्ध जीता। लैंड के साथ क्या दिया जाता था? तमिल सेक्शन का एक पार्ट है जिसमें लैंड ग्रांट किस तरह देते थे रूलर्स छोलास के, वो लिखा है कि ब्राह्मण्स को लैंड के साथ और क्या चीज़ें जाती थी। वहाँ के राइट्स भी ब्राह्मण को मिलते थे। लैंड को डिमार्केट करने के लिए बाउंड्री बनाई जाती थी। लैंड्स में ट्रीज, वाटर, गार्डन्स, कैनाल्स, फिश पॉन्ड, बीहाइव्स और भी कई चीज़ें होती थी। जो कोई लैंड रिसीव करता था वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था इन चीज़ों से, जैसे कि व्हीकल्स पर। अगर कोई क्राइम किया है तो जुडिशियल ऑफिशियल द्वारा इम्पोज किए फाइन पर वो लार्ज रूम्स बना सकता था, बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता था, ट्री और थॉर्नी ब्रुशेस प्लांट कर सकता था। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉरफेयर फॉर वेल्थ। इसका मतलब है फाइट फॉर वेल्थ। हिस्ट्री में एक फेमस स्ट्रगल के नाम से जाना जाता था ट्रिपटाइट स्ट्रगल, जिसमें एक सिटी जो कनुज के नाम से थी उसका लोकेशन गंगा वैली के पास था और रूलर्स जो कि गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला थे उनके बीच में इस जगह को पाने के लिए बहुत फाइट होती थी। क्योंकि 3 डायनेस्टीज इसमें इन्वॉल्व थी इसलिए इसे ट्रिपटाइट स्ट्रगल बताया जाता था। कई बार रूलर्स टेम्पल को भी टारगेट करते थे जिससे किंग्स के पावर और रिसोर्सेज झलकते थे। इसलिए जब भी रूलर्स किसी के किंगडम को अटैक करते थे तो वहाँ के टेम्पल ज़रूर टारगेट करते थे। मोहम्मद गजनी जो कि अफगानिस्तान में रूल करता था, उसने 17 टाइम्स सोमनाथ गुजरात के टेम्पल पर अटैक किया और जितनी भी वेल्थ उसने कैरिट की थी वहाँ से अपनी ग्रैंड कैपिटल गजनी को क्रिएट करने में लगाया। कुछ किंग्स जो दिल्ली और अजमेर के रीजन के अराउंड रूल करते थे, जिन्हें पहले चहामनास और बाद में चौहान्स के नाम से जाना गया, उन्होंने अपना एक्सपेंशन वेस्ट और ईस्ट में भी करना चाहा, पर चालुक्यास ऑफ गुजरात और गहादवलास ऑफ वेस्टर्न यूपी ने उसे अपोज किया। पृथ्वीराज चौहान जो कि इसी डायनेस्टी के थे, उन्होंने अफगान के एक रूलर मोहम्मद गौरी को 1191 में डिफीट किया और 1192 में उससे हार गए। बैटल ऑफ टेरेन के नाम से हिस्ट्री में ये फेमस है। नेक्स्ट टॉपिक छोलास का है जो उरायूर से शुरू होता है। किस तरह से छोलास पावर में आए? एक फैमिली जिसका नाम उत्तरायण था, उन्होंने कावेरी डेल्टा में पावर स्प्रेड किया। ये पल्लवा किंग कांचीपुरम के सबॉर्डिनेट थे। कावेरी रिवर की बहुत ब्रांचेस और ट्रिब्यूटरीज होने के कारण वहाँ का एरिया बहुत फर्टाइल था और दूसरी डायनेस्टी उसमें अपना होल्ड बनाना चाहते थे। विजयाला जो छोला की चीफली फैमिली उरायूर से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुतरायर से डेल्टा का एरिया कैप्चर किया 9th सेंचुरी में और थंजावुर में टाउन और टेम्पल बनवाया गोडेसेस निशुम्बा सुदनी का। जो विजयाला के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने नेबरिंग रीजन और अपने किंगडम का साइज और पावर बढ़ाया। पांड्या और पल्लवा टेरिटरीज जो साउथ में और नॉर्थ में थी उनके किंगडम का पार्ट बनी। राजा राजा 985 में छोला डायनेस्टी के किंग बने जो कि बहुत पावरफुल थे और बहुत से एरिया में अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया। उन्होंने अपने प्रशासन का भी पूर्ण निर्माण करा। राजा राजा के बाद बेटे का नाम राजेंद्र वन था। उन्होंने
अपने पिता की एक्सपेंशन पॉलिसी जारी रखी और गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इन्वेट किया और अपनी नौसेना को भी डेवलप किया इन एक्सपेडिशन अभियान के लिए। थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के टेम्पल्स राजा राज और राजेंद्र ने बनवाया था। नेक्स्ट टॉपिक छोला टेम्पल्स की एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है। टेम्पल्स के अराउंड सेटलमेंट ग्रू हुई, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स बने। जितना भी प्रोडक्शन होता वो वहाँ के स्पेशलिस्ट थे, जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर उनकी मेंटेनेंस में लग जाता। टेम्पल अब सिर्फ पूजा स्थल ना रहकर एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का क्षेत्र बन गए थे। सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर छोला डायनेस्टी का वहाँ की ब्रोंज इमेजेस थी, जो उस समय वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट थी। इमेज देवताओं और भक्त की होती थी। एग्रीकल्चर और इरिगेशन में जो वृद्धि हुई उसका सबसे बड़ा कारण कावेरी रिवर का एरिया था। कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने से पहले काफ़ी ब्रांचेस में बटी हुई थी, जो कि उस एरिया को बहुत फर्टाइल करती थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में मॉइस्चर की ज़रूरत होती थी प्रोवाइड होती थी। ख़ासतौर पे राइस कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ये जो लाइंस दिख रही हैं मैप में, ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर थे। इसका मतलब है किंग जिस तरह से अपना एक्सपेंशन करते थे उस हिसाब से उनकी बाउंड्री बढ़ती रहती थी। कावेरी रीजन जो हाईलाइटेड है, 5th से 6th सेंचुरी तक काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। उसमें बहुत एरिया कल्टीवेशन के लिए ओपन हो गए थे, जंगल को क्लियर कर दिया था और लैंड को लेवल कर दिया, और एरिया में एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए फ्लड के बचाव के लिए, और कैनल्स का भी कंस्ट्रक्शन करा। पानी को फील्ड तक पहुंचाया गया। कई जगहों पर साल में 2 क्रॉप्स ग्रो होने लगी थी। इरिगेशन के लिए वेल बनाए गए और ह्यूज टैंक्स भी बने ताकि रेन वाटर कलेक्ट हो सके। सिंचाई का काम करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, किस तरह से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसमें न्यू रूलर्स जो गांव में रहने वाले लोग थे उन्होंने इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? इरिगेशन की वजह से पिजेंट का सेटलमेंट बढ़ा और फ्लरिश हुआ, जिसे उर बोला जाता था, और ग्रुप ऑफ विलेज को नाडू। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे टैक्स का कलेक्शन और किसी को न्याय देना विलेज काउंसिल और नाडू करते थे। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, विलेज काउंसिल नाडू थे, उनके अंडर रिच पीजेंट काम करते थे और उन्हें छोला गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी। रिच लैंड ऑनर्स को छोला गवर्नमेंट ने मूवेंदवेलन, जो पीजेंट जो 3 किंग्स को सर्व कर रहे हैं, अरायन जैसे टाइटल्स दिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और जितने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे स्टेट के अंडर उन वो ही रन करते थे। छोला इंस्क्रिप्शन में टाइप्स ऑफ लैंड का जिक्र भी है, जिसमें वेलन व गाय जो उस नॉन ब्राह्मण पीजेंट को दिया जाता था जिसका खुद का लैंड होता था। ब्रह्मदया ब्राह्मण को दिया जाता था। शाला भोगा स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। देवादाना तिरुनामा टुटकानी टेम्पल्स को गिफ्ट किया जाता था। पाली छछांदन दम जो जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया जाता था। ब्राह्मण को जो लैंड गिफ्ट किया जाता था उसकी वजह से एक लार्ज सेटलमेंट देखने को मिला ब्राह्मण की का कावेरी वैली के पास। हर एक ब्रह्मदया को एक असेंबली जैसे सभा भी बोलते थे, जिसमें प्रोमिनेंट ब्राह्मण होते थे, वो दिखते थे। टेम्पल्स की स्टोन वॉल पर उनकी डिसीजन रिकॉर्ड किए गए हैं। नागारम ट्रेडर्स का वो समूह था जो टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालता था। एक इंस्क्रिप्शन उताराम मेरूर चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की है, जिसमें सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती थी उसके बारे में है। उनकी अलग अलग कमेटी होती थी जो इरिगेशन, गार्डन, टेम्पल और भी बहुत सारे काम करती थी। अब सिलेक्शन कैसे होता था? पाम के पत्तों पर नाम लिखा जाता था। जो एलिजिबल मेंबर थे कमेटी के, उसे एक अर्दन वेयर पॉट में डाला जाता था उनका नाम, और एक यंग बॉय टिकट निकालता था। उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन में कौन सा मेंबर सभा के लिए एलिजिबल था उनकी डिटेल्स थी।
जो मेंबर बनना चाहते थे उनके पास लैंड होना चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, खुद का घर, 35 से 70 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए, वेदास की नॉलेज होनी चाहिए उन्हें, ईमानदारी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे इंस्क्रिप्शन किंग्स और जो पावरफुल मैन थे उनके बारे में बताती हैं, वैसे ही एक पैसेज 12th सेंचुरी के में तमिलनाडु की एक बुक परिया पुरानाम में से है जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की लाइफ को बताता है जो स्मॉल हट में रहते थे और मीनियल वर्क करते थे। कैसे उनकी हट की सीमा में लिटिल चिकन्स ग्रुप में मूव करते हैं। काले बच्चे काले लोहे के कंगन पहने थे। औरत अपने बच्चों को एक लेदर की शीट पर अर्जुना ट्री की छांव में सुलाती है। आम के पेड़ हैं जिनकी शाखाओं पर ड्रम लटक रहे हैं। लाल कलगी वाले मुर्गे सुबह होने से पहले बांग देते थे। काजी की छाए के नीचे पेड़ में लहराती बालों वाली पुलेया महिलाओं की आवाज़ फैल जाती है जो धान झाड़ते हुए गा रही है। So this is all about second chapter. The PDF of the notes from which I have taught you is available in the description box down below. If you enjoyed today's video, share, like, subscribe and hit the notification bell. Stay tuned for more videos. Thank you.